आज हम बात करेंगे एक इंतहाई कॉमन टॉपिक पे कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तकरीबन 75% फीमेल्स को एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। ये कंप्लेन होती है कि उनको ख़ारिश का प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आबिया नईम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज हम बात करेंगे एक इंतहाई कॉमन टॉपिक पे कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तकरीबन 75% फीमेल्स को एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। ये कंप्लेन होती है कि उनको ख़ारिश का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब होती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ख़ारिश का होना एक आम प्रॉब्लम है। प्रेगनेंसी के दौरान ख़ारिश क्यों हो जाती है, इसकी कुछ बेसिक रीज़न है। एक तो जिस्म में हार्मोनल चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से जिस्म में स्किन थोड़ी इचिंग सी हो जाती है, और प्रेगनेंसी के दौरान स्किन की ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाती है। स्किन ज़्यादा हीटअप हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ने या उसकी हीटअप होने की वजह से उसमें डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है। इस डिहाइड्रेशन की वजह से भी स्किन पर इचिंग फील होती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि स्किन में ये वाली इचिंग रात आमतौर पर देखा गया है, ये इचिंग रात को ज़्यादा होती है, क्योंकि रात के टाइम स्किन की सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, स्किन ज़्यादा या बॉडी ज़्यादा हीट रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से भी ख़ारिश होती है। अब इस मसले से को कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए सिंपल मुहैया करने से भी बहुत सारी पेशेंट्स रिलीफ हासिल करती हैं कि ठंडे पानी से नहाएं या ठंडे पानी की पट्टियाँ करने से, और स्किन को मॉइस्चराइज़ करें किसी भी अच्छे लोशन से, मॉइस्चराइज़र से, या किसी भी तेल की मालिश कर लेने से, पेट्रोलियम जेली की मालिश करने से, या मार्केट में बहुत सी क्रीम्स अवेलेबल होती हैं जो कि जिसके अंदर मेंथोल होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कूलिंग इफ़ेक्ट आता है और ख़ारिश में कमी महसूस होती है। इसके अलावा कोई भी एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स लेने से 1 या 2 दिन की ट्रीटमेंट लेने से पेशेंट को काफ़ी हद तक रिलीफ होता है। लेकिन अगर ये सारी मेजर्स लेने के बावजूद उसको रिलीफ ना मिले तो किसी भी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि हो सकता है कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी हो जो कि इस ख़ारिश की वजह होती है। क्योंकि बाज़ औक़ात के प्रेगनेंसी तो होती है, लेकिन बाज़ औक़ात उसके साथ कोई स्किन डिज़ीज़ हो सकती है, कोई किडनी की डिज़ीज़ हो सकती है, लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, थायराइड हो सकता है, जिसकी वजह से स्किन पर इचिंग की शिकायत पेशेंट्स को होती है। जिस किसी को भी ये इसमें आज हम इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे इसमें एक लिवर डिज़ीज़ को, जो कि प्रेगनेंसी में ही होती है और प्रेगनेंसी के साथ ख़त्म हो जाती है। पहले हम इसको कहते थे ऑब्स्टेट्रिक कोलिसिस, लेकिन अब इसको कहा जाता है इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को कंप्लेन होती है कि उसको ख़ारिश होती है। स्पेशली वो पेशेंट आके कंप्लेन करती है कि उसको जिस्म पर ख़ारिश है, ख़ास तौर पे उसको हथेलियों पर, पाँव पर ज़्यादा ख़ारिश होती है, लेकिन जिस्म पर कोई रैश नहीं होता उस ख़ारिश की वजह से, सिर्फ इचिंग की प्रॉब्लम होती है। और बाज़ का इचिंग इतनी डिस्टर्ब करती है कि वो रात को अपनी नींद भी नहीं ले पाती या वो सो भी नहीं पाती। अब इसको डायग्नोज़ कैसे किया जाता है कि ये वाकई इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है या कोई और प्रॉब्लम है। इसके लिए हम पेशेंट के कुछ टेस्ट कराते हैं, जिसके अंदर एक होता है लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं और सीरम बाइल एसिड लेवल चेक कराते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि लिवर फंक्शन टेस्ट जब कराते हैं उसके अंदर उसके जो लिवर एंजाइम होते हैं, जिसमें ALT, AST और स्पेशली जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज होती है, वो हमें रेज्ड मिलता है। और बाज़ का शुरू में लिवर फंक्शन टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो सीरम बाइल एसिड्स होते हैं उनके लेवल ज़रूर बढ़े हुए होते हैं। सीरम बाइल एसिड्स को भी हम डिवाइड करते हैं कि इसको मॉडरेट में, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर फॉर्म में। अगर तो ये वैल्यूज़ हमारे पास 19 से लेकर 39 मिलीमोल पर डेसीलीटर तक आती है तो हम कहते हैं ये माइल्ड फॉर्म ऑफ डिज़ीज़ है। अगर ये वैल्यू 40 से लेकर 99 मिलीमोल पर लीटर तक होती है तो हम कहते हैं ये मॉडरेट फॉर्म की डिज़ीज़ है। और अगर ये मोर देन 100 बाइल एसिड्स मिलीमोल पर लीटर टेस्ट में आ जाते हैं तो ये एक सीवियर फॉर्म डिज़ीज़ है, और इसको डिज़ीज़ को बाइल एसिड्स की लेवल के लिहाज से ही इसको मैनेज किया जाता है। अब ये बीमारी हो जाती है तो सबसे पहले हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप सिंपल मेजर्स लें। सिंपल मेजर में वही जो मैंने पहले डिस्कस किए हैं कि कोल्ड वाटर बाथ लें, स्किन को मॉइस्चराइज़ करें किसी भी मॉइस्चराइजिंग लोशन से,
या मार्केट में जैसे क्रीम्स भी अवेलेबल होती हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, पानी की मिक़दार अच्छी करें ताकि स्किन डिहाइड्रेट रहे, ताकि डिहाइड्रेशन का प्रोसेस उसमें ना आए। इसके अलावा कुछ में डाइट में मॉडिफ़िकेशन की जाती है। कहा जाता है कि आपने खुराक के अंदर चीनी या चीनी से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी, मैदा या मैदे से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी, वाइट ब्रेड्स से परहेज़ करना है, मछली से परहेज़ करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस डिज़ीज़ को थोड़ा एग्रीवेट कर देती हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए आप एडवाइस करोगे जब भी आपको ये कंडीशन हो तो किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि ये जो इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है, इसके माँ पर तो बैड इफ़ेक्ट तो हैं ही हैं, लेकिन इतने सीरियस इफ़ेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि जितने भी ये लिवर पैरामीटर्स होते हैं ये प्रेगनेंसी के बाद रिजॉल्व हो जाती हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है कि ये बेबी पर बहुत बुरे असरात डालती हैं। जिन लोगों या जिन पेशेंट्स को ये मसला प्रेगनेंसी के दौरान होता है, उनमें देखा गया है कि उनके बच्चों में वक्त से पहले पैदा होने का ख़तरा, प्री टर्म लेबर या प्री टर्म डिलीवरी का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। मेकोनियम बच्चे पास कर देते हैं, बच्चों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, होने वाले बच्चे के अंदर उसकी मूवमेंट कम हो जाती हैं, और बाज़ का 3% केसेस में तो ये भी देखा गया है कि बच्चे की डेथ माँ के पेट में हो जाती है या डिलीवरी के दौरान बच्चे की डेथ हो जाती है। इसलिए इस डिज़ीज़ को सीरियसली लेना चाहिए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। जब ये डायग्नोज़ हो जाए कि ये वाली कंडीशन है, तो एक तो प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट को चेक कराएं और साथ मेडिकल फिजिशियन को चेक कराएं, जो आपके लिवर पैरामीटर्स को भी साथ साथ चेक करें। वीकली बेसिस पर हम उसके बाइल एसिड्स चेक कराते हैं और उनको मॉनिटर करते हैं। दूसरा, बच्चे की हरकत पर माँ को ख़ास नज़र रखना देखिए, बच्चे की मूवमेंट पर उसको ख़ास ध्यान देना कि बच्चे की नॉर्मल मूवमेंट जो पेट के अंदर उसको माँ को महसूस होती रहनी चाहिए। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, ड्रग्स की। तो इसके लिए जो हम ट्रीटमेंट यूजुअली यूज़ होती हैं वो एक एसिड होता है जिसे हम कहते हैं अर्सोडिऑक्सीकॉलिक एसिड। ये टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन पेशेंट को प्रेस्क्राइब किया जाता है और उसको रेगुलरली लेना होता है, और साथ साथ उसके लीवर फंक्शन टेस्ट और बाइल एसिड्स को हम मॉनिटर साथ साथ करते रहते हैं, ताकि हमें उसकी इस मेडिसिन को अप्स एंड डाउन करके उसको लेवल्स को मेंटेन रखें, ताकि बेबी पर उसके इफ़ेक्ट्स जो कहते हैं बुरे असरात कम से कम पड़ें। ये तो हो गया कि अब पेशेंट हो जाए तो उसको कैसे मॉनिटर करना है। अब जब उसका टाइम ऑफ डिलीवरी आ जाता है तो ये डिसाइड करना होता है कि हमने इसका मोड ऑफ़ डिलीवरी क्या करना है और उसका टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होना चाहिए। ये सब उसके टेस्ट बताते हैं। अगर तो वो उसका जो बाइल एसिड लेवल है माइल्ड फॉर्म में आता है कि हमने उसका बाइल एसिड चेक किए हैं और वो 19 से 39 के दरमियान आ रहे हैं, तो अब उसको पेशेंट को कहते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी का चांस ले सकते हैं। हम उसको नॉर्मल लेबर की तरफ ले जाते हैं। फुल टर्म 40 वीक्स तक उसका वेट किया जाता है, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी उसके बच्चे की जो हरकत होती है, उस बच्चे की जो दिल की धड़कन होती है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, या हर 5 to 10 मिनट्स के बाद उसके बच्चे की धड़कन चेक की जाती है। अगर वो नॉर्मल का ट्रायल देते हैं या उसको नॉर्मल डिलीवर किया जाता है। दूसरी कैटेगरी आ जाती है जो है मॉडरेट फॉर्म, जिसमें बाइल एसिड लेवल 39 से लेकर 99 मिलीमोल पर लीटर तक होते हैं। इन पेशेंट्स को हम कहते हैं कि बेहतर है कि 37 से 38 वीक तक इनको डिलीवर प्लान के जो टाइम ऑफ डिलीवरी वो प्लान कर दिया जाता है। अब मोड ऑफ़ डिलीवरी नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा, ये डिपेंड करता है कि उसको साथ कोई और रिस्क फैक्टर तो नहीं, क्योंकि जिन पेशेंट्स को ये वाला प्रॉब्लम होता है उनको डायबिटीज़ होने का भी ख़तरा होता है, या ब्लड प्रेशर या प्री एक्लैम्शिया होने का ख़तरा है। अगर तो कोई एडिशनल रिस्क फैक्टर मौजूद है तो उनके लिए बेटर होता है कि उनको इलेक्ट्रिक सिजेरियन के ज़रिए डिलीवरी की जाती है, ताकि बच्चे को उसके बैड इफेक्ट से बचाया जाए। लेकिन अगर कोई एडिशनल रिस्क फैक्टर नहीं है, सिर्फ इसको यही प्रॉब्लम है और बाइल एसिड भी नॉर्मल है और कोई बच्चे की हरकत या फीटल हार्ट उसके नॉर्मल है, CTG पर उसकी नॉर्मल CTG आ रही है, तो हम उसको नॉर्मल का ट्रायल देते हैं। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी करते हुए उसकी कॉन्टीन्यूस CTG मॉनिटरिंग होती है। कॉन्टीन्यूस CTG का मतलब है कि बच्चे की जो हार्ट बीट है वो मुसलसल चेक हो रही होती है लेबर के दौरान, ताकि कहीं भी कोई भी इफ़ेक्ट आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है वो टाइम से डिटेक्ट हो जाए और टाइमली उसको अगर बच्चा को हरकत कम हो रही है या अगर बच्चे की हरकत कम हो रही है या उसकी फीटल हार्ट कम हो रहे हैं तो उसको हम नॉर्मल डिलीवर नहीं करते बल्कि सिजेरियन से उसकी डिलीवरी करते हैं। अब थर्ड कैटेगरी आ जाती है जिनको सीवियर किस्म की ये डिज़ीज़ होती है, जिसमें बाइल एसिड हमने चेक किए और बाइल एसिड उसके आ जाते हैं मोर देन 100 मिलीमोल पर लीटर तक।
ऐसे पेशेंट्स में 3% बच्चे का डेथ का रिस्क होता है। तो इसमें हम जो मोड ऑफ़ डिलीवरी वो हम रखते हैं सिज़ेरियन ही, लेकिन जो पेशेंट चाहते हैं कि हमें नॉर्मल डिलीवर करते हैं उनको भी हम ये सारे रिस्क फैक्टर बता देते हैं। कॉन्टीन्यूस फीटल हार्ट मॉनिटरिंग की जाती है और फिर उसको नॉर्मल की तरफ लिया जाता है। लेकिन इनके लिए बेटर ऑप्शन है कि उनका जो मोड ऑफ़ डिलीवरी है वो सिज़ेरियन होना चाहिए। और बच्चे इन बच्चों को नर्सरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये जो बाइल एसिड्स होते हैं ये बच्चे की भी बॉडी पर बैठ सकते हैं, इसलिए ऐसे बच्चों को कुछ अरसे के लिए नर्सरी की ज़रूरत पड़ जाती है। ये तो होगी प्रेगनेंसी की केयर। अब आफ्टर प्रेगनेंसी ये पेशेंट विदिन 40 वीक्स इनके लीवर फंक्शन नॉर्मल हो जाते हैं, बाइल एसिड्स नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट्स को क्योंकि ये जो डिज़ीज़ होती है या ये प्रॉब्लम होती है मोस्टली, जो अभी तक तो एग्जैक्ट रीज़न तो इसकी नहीं पता चली, लेकिन ज़्यादातर ये हार्मोन्स जो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा होते हैं उसकी वजह से होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि वो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्शन होती हैं, जो वक्फे की गोलियाँ होती हैं, वो वक्फे के अपने तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्क होता है। 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन रिस्क होता है कि ये डिज़ीज़ दोबारा आ जाती है अगर वो ये वाली मेडिसिन यूज़ करती हैं। और ये कंडीशन अगली नेक्स्ट प्रेगनेंसी होने में भी इसके 70 to 80% रिस्क है कि ये आपको दोबारा इसकी रिकरेंस हो जाती है। इसलिए जब भी नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो, सेम प्रॉब्लम हो, तो प्रॉपर्ली टाइम से अपने टेस्ट कराएं ताकि इसका प्रॉपर इलाज टाइम से शुरू हो जाए। अब मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आगे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके पास आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।